So yes, a very warm welcome to all of you. In this video, we will discuss the class +2 Commerce Accountancy syllabus, जो कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। पर्टिकुलरली CBSE ने जो अपना सिलेबस रिलीज किया 2023-24 एग्जामिनेशंस के लिए, उन्होंने उसमें वेटेज भी बताई कि उनके पर्टिकुलरली कौन से चैप्टर की क्या वेटेज रहने वाली है या कौन से टॉपिक की क्या वेटेज रहने वाली है। सो स्पेसिफिकली सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का होने वाला है, एज यू ऑल नो, एंड सैम्पल पेपर रिलीज हो चुके थे पहले, तो उसमें 20 मार्क्स के MCQ आने वाले हैं एंड 60 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसका मतलब आपको वो प्रॉपर सॉल्व करके बताना है। ओके, सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि आप अगर इस पर्टिकुलर सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांट लोगे तो इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। यूनिट 1, 2, 3 एंड यूनिट 4। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो हमारे CBSE है, CBSE ने भी इस पर्टिकुलर सिलेबस को 4 हिस्सों में बांट के ही वेटेज बताई है। मतलब अभी समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, तो पहला हमारी जो बुक है वो है हमारी पार्टनरशिप की बुक। पार्टनरशिप की बुक में हमारे पास पर्टिकुलरली मेजरली बात करो, मैं मेजरली 3 टॉपिक है: फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 3 टॉपिक है। पहला कौन सा है? फंडामेंटल, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्यूशन। फंडामेंटल में वही आपकी पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कशन है। पार्टनरशिप डीड क्या है, क्यों है, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या उसके इंपैक्ट होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के ऊपर बहुत ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए स्पेसिफिकली। पार्टनरशिप डीड। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके ऊपर बात की गई है। उसके बाद आपका पर्टिकुलरली गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स, इसके ऊपर बात की गई है। एंड द मेजरली इसका जो पेपर आता है आपका +2 का, एंड एक और टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये जो 4 टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में। पार्टनरशिप डीड क्या है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की प्रेपरेशन है इसके अंदर, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। बेसिकली अगर मैं और भी प्रिसाइज हो जाऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर में कोई है तो वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब CBSE का कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आपको ये टॉपिक 2 अच्छी तरह करने ही करने हैं, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, उसके बाद आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में बदलाव आया, वो चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही आए, किसी पार्टनर के आने से आए या किसी पार्टनर के जाने से आए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो पहला आपका इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया गया। मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलनी चाहिए, तो उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं उसमें उसके रिलेटेड इंपैक्ट क्या हो सकता है? गुडविल की ट्रीटमेंट आ सकती है। AS 26 का स्पेसिफिकली रेफरेंस दिया गया आपके CBSE के सिलेबस में। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि AS 26 के बारे में क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, वो भी आपको उन्होंने पूछ सकते हैं। मतलब ये MCQ में आ सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर गुडविल कौन सा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो गुडविल के ऊपर बात करता है, थोड़ी सी बहुत इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो चेंज इन PSR में गुडविल का ट्रीटमेंट है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, ये सब आपके चेंज इन PSR में बताया जाएगा। और ये माइंड इट, अगर आपको आगे वाले चैप्टर्स करने हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, तो ये आपके लिए चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चेंज इन PSR का। क्यों? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपके एडमिशन में भी लगने हैं, यही कॉन्सेप्ट्स आपके रिटायरमेंट में भी लगने हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन डेथ में भी कुछ हद तक वो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो आपको अगर सबसे पहले कोई चैप्टर को अपनी ग्रिप में लेना है, बिफोर डूइंग 4 चैप्टर्स, आपको सबसे पहले अगर कुछ चैप्टर ग्रिप में लेना है दैट इज चेंज इन PSR। चेंज इन PSR जैसे ही आपकी ग्रिप में आएगा, बाकी चैप्टर्स एडमिशन, रिटायरमेंट एंड दैट हो स्लोली आपको
ईजी लगने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म खत्म होने वाली है या खत्म कर दी गई, उसके ऊपर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये अलग से आपका टॉपिक है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म खत्म ही कर दी गई, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म खत्म ही कर दी गई है, दिस इज डिसोल्यूशन। तो ये मेजॉरिटी, अगर आप मेजरली बात करो तो 3 चैप्टर्स ही हैं, सेकंड के पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आप अगर मेरी माने तो जो सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आए हैं आज तक वो है एडमिशन और रिटायरमेंट। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना ही आना है। चेंज इन पीएसआर, ऑब्वियसली यहाँ पर गुडविल का क्वेश्चन बहुत आता है, गुडविल के ऊपर, इस पर्टिकुलरली टॉपिक में से गुडविल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, चेंज इन पीएसआर में। उसके बाद मतलब गुडविल का भी एक चैप्टर आपको है, वैसे बुक्स में आपको अलग से गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर चैप्टर दिया गया है, बट वो चेंज इन पीएसआर स्टार्ट करने से पहले, जब गुडविल का मतलब चेंज इन पीएसआर जब आपने स्टार्ट किया तो गुडविल का जब आपका टॉपिक आता है तो उसके अंदर ही वो इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, इसलिए वो अलग से लिखने की कहीं जरूरत नहीं होती। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन वाइज देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, हर बार ही आता ही आता है, इनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग आना ही आना है, और डिसोल्यूशन में से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो एज पर सीबीएसई दे आर सेइंग, उन्होंने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि वो जो है 36 मार्क्स का पेपर इस पर्टिकुलर टॉपिक से, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से 36 मार्क्स आउट ऑफ 80, 36 मार्क्स का पेपर वो इन 3 टॉपिक से या पार्टनरशिप अकाउंट से वो पूछने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आगे जो हमने देखेंगे जो और भी वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज पार्टनरशिप अकाउंट्स को दी गई है। इसका मतलब अगर आप पास होना चाहते हो सिर्फ, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या फिर जिनको बाकी चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं, अगर वो पार्टनरशिप ही अच्छी तरह कर लें तो 36 मार्क्स की पार्टनरशिप में अगर लेट से वो 30 भी स्कोर करते हैं, 25 भी स्कोर करते हैं, तो उनके लिए अकाउंट्स में पास होना बहुत 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 आसान हो जाएगा। तो 36 मार्क्स की आपकी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ही पूछी जाएगी सीबीएसई द्वारा। चलो, और टॉपिक वाइज आपको यही ध्यान रखना है, रिजर्व्स के ऊपर बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, और गुडविल के ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। कैपिटल एडजस्टमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ही डालेंगे वो आपको, वो स्पेसिफिकली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट्स बनती हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट की आप कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छी तरह करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट्स से ही आएगा, मतलब ऐसा श्योरिटी नहीं है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो है कैपिटल एडजस्टमेंट से ही वो टॉपिक आएगा। नाउ कमिंग टू द यूनिट 2, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली आपको 3 टॉपिक्स जो है वो आपके सीबीएसई बोर्ड ने दे रखे हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिक, इसमें वही बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा की गई है कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो कैसे बनाई जाती है। आपके ऊपर इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड आते हैं, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसके नीचे हेड्स होते हैं जिसे हम मेजर हेड एंड माइनर हेड्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी बहुत बारी आता है, मेजर हेड्स क्या हैं आपके, मेजर हेड्स क्या हैं और माइनर हेड्स क्या हैं। तो इसमें तो आपको बैलेंस शीट अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी शेड्यूल 3 की, उसके अंदर बता रखा है उन्होंने कि कौन सी चीज कहां पर क्लासिफाई की जाएगी। ये बेसिक क्वेश्चन 4 मार्क्स में ये डाल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग, अगेन वही इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, री इश्यू, फोरफीचर की एंट्रीज, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अकाउंटिंग ऑफ द शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी उसके अंदर वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें मेरे से पूछा जाए तो 4 फीचर का टॉपिक है। 4 फीचर आपको अच्छी तरह करना ही करना है, एंड री इशू की एंट्रीज भी आपको 2 चीजें आपको अच्छी तरह करनी है, 4 फीचर एंड री इशू। मतलब उससे पहले आपको प्रो राटा अलॉटमेंट समझनी पड़ती है, उसके बाद ही वो 4 फीचर एंड री इशू जो है वो आसान हो जाता है। उसके बाद इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू की एंट्रीज,
जस्ट लाइक शेयर कैपिटल की तरह ही है। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में से आपको ये टॉपिक जो है पर्टिकुलरली, जैसे रिडम्पशन का टॉपिक आपको करना ही करना है। आपको अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप इसमें से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक जरूर करके जाएं, क्योंकि इशू को अगर उन्होंने टेस्ट करना है वो शेयर कैपिटल में वो टेस्ट कर लेंगे, बट अगर उनको कुछ अलग से टेस्ट करना है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। या फिर एक टॉपिक आपके जो सैंपल पेपर में बहुत बारी वो डाल चुके, कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब डिबेंचर्स को अगर आप प्लेज करते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो क्या उसका ट्रीटमेंट है, व्हेन जर्नल एंट्रीज आर नॉट पास्ड, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, क्या ट्रीटमेंट है, वो भी उन्होंने बहुत बारी पूछा हुआ है। तो आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, ये 3 टॉपिक इसमें से जरूर करके जाए, बिकॉज ये आपको पेपर में काफी अच्छा स्कोर करवा सकते हैं एंड इजी भी है। 2 एंट्रीज हैं, आपको इजीली समझ भी आ जाएगी, कुछ मुश्किल है नहीं इसके अंदर। सो अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो बेसिक और इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। अगर शेयर कैपिटल आप स्किप भी करते हो, इन केस वैसे नहीं करना चाहिए, बट अगर आप करते हो बेसिक एंट्री सीख के स्किप कर सकते हो। आपको ये नियरली 12 to 14 मार्क्स बड़े इजीली स्कोर करवा सकते हैं, इन केस अगर आप शेयर कैपिटल छोड़ते भी हो। तो अगर 12 से 14 मार्क्स इसके आप आसानी से आ सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए आपको बेसिक का जो चैप्टर है वो फिर अच्छी तरह करना पड़ेगा, बिकॉज ये 4 मार्क्स का बहुत ईजी है। जस्ट यू हैव टू राइट कि मेजर हेड में क्या क्लासिफिकेशन होने वाली है, माइनर हेड में क्या क्लासिफिकेशन होने वाली है। ये बहुत ही ईजी और बेसिक चैप्टर है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 आपका बेसिकली बताता है कि एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने एनालिसिस कैसे करना है। बेसिकली एनालिसिस में मतलब बेसिकली आपको उससे रिजल्ट्स निकालने होते हैं, ताकि आप शेयर होल्डर्स की जब मीटिंग आए या फिर उस रिजल्ट से आप कहां पर लैग कर रही है कंपनी वो आप पता कर सके। एनालिसिस में आपको सबसे पहले आता है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। अगेन दिस इज अ थ्योरी टॉपिक, इसमें से एमसीक्यू बहुत बारी डालते हैं आपके सीबीएसई। उसके बाद आता है टूल्स, मतलब एनालिसिस करने के लिए ऑब्वियसली आपको टूल तो चाहिए। तो क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास, कंपैरेटिव एंड द कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड वन टूल कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पिछली बार आपके सिलेबस में नहीं था, मतलब सिर्फ थ्योरी थी। इसका इस बार प्रैक्टिकल भी इंक्लूड किया सीबीएसई ने। रेशियो एनालिसिस एंटायरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज, आपकी क्या बोलते हैं करंट रेशियोज। तो ये आपका रेशियो एनालिसिस का चैप्टर है। तो अगर आपको इसमें से ज्यादा रेशियोज नहीं करनी है तो आप इसमें से गिनी चुनी रेशियोज कर सकते हो, जैसे करंट रेशियो आप कर लो अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद आप लिक्विडिटी रेशियो कर लो, उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियो कर लो। ये 4 का रेशियो आप कर लो, बहुत है बहुत है। अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रही तो अगर आप इसमें से लिखना चाहते हो तो आप कर लो, करंट रेशियो कर लो, करंट रेशियो कर लो, लिक्विडिटी रेशियो कर लो, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है अगेन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये भी कर लो। तो ये 5 के रेशियोज आप कर लो, इसके 5 के रेशियोज के फॉर्मूलाज याद करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। मतलब इंटायरली छोड़ने से अच्छा तो यही है ना, आप 5 के रेशियोज याद कर लो, उसके क्वेश्चन पूरा चैप्टर ना करो, आप 5 के रेशियोज तो एटलीस्ट अच्छी तरह कर सकते हो। तो आपको ये पर्टिकुलरली जो पूरा ये यूनिट है जो कि सीबीएसई ने क्लासिफाई किया है, ये आपको 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर आप इन 2 को भी अच्छी तरह करते हो, कंपैरेटिव एंड आपका मीनिंग वाला, तो आपको ये 4 to 5 मार्क्स या 6 मार्क्स इवन लास्ट के दे सकता है। अगर आप ये कर ले तो आपका यही 6 to 8 मार्क्स या 9 मार्क्स तक आपका पेपर बड़ी आराम से हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज यूनिट 4, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इट विल बी आस्क्ड फॉर द 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा ही आएगा, सीबीएसई ने बोल रखा है। और इसमें एमसीक्यू आ सकता है, बिकॉज 8 मार्क्स का पेपर अगर मैं मानूं 6 मार्क्स के उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन भी डालना है तो उसके अंदर 2 मार्क्स का जो है वो एमसीक्यू डाल सकते हैं, या फिर सब पार्ट बना के 4-4 के 2 क्वेश्चन डाल दिए। देखो बाइफर्केशन तो किसी भी हिसाब से पॉसिबल है, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 8 मार्क्स आपको पता ही है आने ही आने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सूरत हाल में ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
कीपिंग इन माइंड अगर मैं फिर भी वेटेज वाइज देखूँ तो पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रही है 36 मार्क्स, बट उसमें कंटेंट ज़्यादा है। बट उसमें से अगर आप कुछ कंटेंट जो आप स्पेसिफिकली कर ही लो तो वो उसमें से आपको काफ़ी स्कोर मिल जाएगा। 36 में से 24 भी आते हैं, 25 मार्क्स भी आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पास होना आसान हो जाएगा आपके लिए। शेयर कैपिटल अगर आप यहाँ से ड्रॉप करते हो, बट बेसिक एंट्रीज तो आप सीख सकते हो, वो बेसिक एंट्रीज आप कर लो, ठीक है, 3 से 4 बेसिक एंट्रीज वो कर लो। बेसिक चैप्टर जो है शेड्यूल 3 जो है आपका शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का, उसको आपको अच्छी तरह करना ही चाहिए, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। डिबेंचर्स में रिडम्पशन वाला टॉपिक अच्छी तरह करना ही करना है। तो ये आपको 24 में से लेट से अगर आपके 15 to 16 मार्क्स भी आ जाते हैं, दैट्स अ नाइस स्कोर फ्रॉम 24 मार्क्स। उसके बाद आता है एनालिसिस वाले पार्ट में। एनालिसिस में मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, अगेन दिस इज अ थ्योरी, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह पॉइंट्स को समझ के याद भी कर लो तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। करंट रेशियो, लिक्विडिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये 5 रेशियोज अगर आप अच्छी तरह कर लो तो आपका ये चैप्टर भी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, अगेन ये चैप्टर बहुत आसान है, ये इस बार से इंक्लूड किया गया बट ये आसान चैप्टर है, अगर आप ये कर ले तो आपके 12 मार्क्स आ जाएंगे। एंड कैश फ्लो में से अगर आपको स्पेसिफिकली कोई अच्छी तरह करने हैं, जैसे अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो मुश्किल लगती है तो आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कर सकते हैं, देखो वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट अगर आप मेरे से पूछो कि पेपर आने के ज्यादा चांस कहां से है, तो ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना, बिकॉज वो प्लेन पेपर नहीं आएगा आपको, वो पेपर ऑल ओवर इंडिया के लिए आना है, तो सेम ही पेपर आना है टॉपर के लिए भी और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आने के चांस ज्यादा होते हैं बिकॉज उसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है। सो माइंड इट, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी पढ़िए, इसमें एमसीक्यूज तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। सो ये I have tried my best to cover each and every point in this video. अगर still अगर आपको कोई डाउट है तो you can let me know in the comment section. I will surely try to solve each and every doubt of yours. और all the best for your examinations. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। Thank you so much.